नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जून का डेली न्यूज एनालिसिस, उसके साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन। जी हां, आज के वीडियो में डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों एक वीडियो में आपको मिला के मैं बता रहा हूं। देखता हूं इस वीडियो का रिस्पांस कैसा आता है। पहले मैं अलग अलग बताता था, यहां पे एक करके बता रहा हूं। मैं शुरुआत में आपको बता देता हूं कि मैं कौन से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 1 मिनट के अंदर अंदर। लैंसेट की स्टडी ये बोलती है कि अगर गाड़ियों की स्पीड कम कर दी जाए तो अकेले इंडिया में 20,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। और इंटरनेशनली कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, यूएस, चाइना, इसके बारे में कुछ डिटेल्ड इंडिकेटर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन कर दिया। इसके रिस्पेक्ट में एक शॉर्ट मैंने आज बनाया था, सुबह अपलोड भी किया था। उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर दिया। इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल है, इंडिया के अंदर जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, ये जो भी तेल वगैरह पैदा करते हैं, वो इंडिया में जिस हिसाब से बेचा जाता है स्टेट ऑयल रिफाइनर्स को, वो बेचने का क्या मोडस ऑपरेंडी होगा, उसको सरकार ने बदला है। इसको देखेंगे। जीएसटी के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं रिसेंटली, ये क्या चेंजेस है इसको देखेंगे। यूरोप में यूएस अपनी मिलिट्री को बूस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के लिए क्रिटिकल क्यों है। ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सब के ऊपर मैंने पहले डिटेल में वीडियोस बनाई है। ग्रीन हाइड्रोजन, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको मैं बेसिक आइडिया दूंगा। उसके साथ साथ आज के एडिटोरियल डिस्कशन में भी बहुत से आर्टिकल्स हैं, जैसे कि जाकिया जाफरी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। कल्पना काना ब्रायन यहाँ पे सरकार की बुराई ही कर रही है, और जाकिया जाफरी को एक विक्टिम की तरह दिखा दिया, जबकि वो एक फाइटर है। उनके हस्बैंड की मौत हुई थी। तो जो भी व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, बहुत हद तक एंटी सरकार है, बट एक दो हम लोग देख लेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ की जो क्राइसिस चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें एक लीगल एंगल पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है मयूरी गुप्ता और ऋत्विका शर्मा, कि डिफेक्शन एक्चुअली में कैसे होगा। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरा 4 में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में दोनों ऑथर्स बात कर रहे हैं, देखेंगे। अफगानिस्तान में इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। हमारी एक टेक्निकल टीम अफगानिस्तान में काबुल के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है। तालिबान भी चाहता है कि इंडिया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अफगानिस्तान के अंदर चलाए, बट क्या इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को चलाने में परेशानी आएगी किसी प्रकार की? हम क्या परेशानी फेस कर सकते हैं? इंटरनेशनली सरकारें अफगानिस्तान के अंदर काम करके क्या परेशानियां फेस कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, हमारे देश में कंजर्वेशन के ऊपर बात होती है, बायोडाइवर्सिटी के प्रोलिफरेशन के ऊपर बात होती है, लेकिन पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज का जो मैकेनिज्म है वो कमजोर पड़ा हुआ है, इसको समझेंगे। बीजेपी का जो कर्नाटका के अंदर वोट जीतने वाला जो मोडस ऑपरेंडी है, वो वोकालिका हर्टलैंड में फेल हो रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देखेंगे। उदयपुर किलिंग, आप सबको पता है, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक, तो इसको बात कर लेंगे। और ये जो मिस्टर जुबैर का अरेस्ट हुआ है, जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर है, इसको लेके यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। मिस्टर जुबैर के अरेस्ट को इंटरनेशनली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस न्यूज के मतलब ऑलमोस्ट 7 आर्टिकल्स में सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। एक डिटेल्ड होलिस्टिक करंट अफेयर्स पर एडिटोरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ड्यूरस। ड्यूरस का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स, वायलेंस, कंस्ट्रेंट्स। बेसिकली आपका जो खुद का जजमेंट है, उस जजमेंट से अलग आपको डरा के, धमका के, या फिर कोई झांसा देके कोई काम करा लिया जाए, ड्यूरस। कंस्ट्रेंट इलीगली एक्सरसाइज टू फोर्स समवन टू परफॉर्म एन एक्ट, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, बट आपकी विल के अगेंस्ट आपसे कुछ जबरदस्ती करवा लिया जाए, इसको आप बोलते हो ड्यूरस। समझ गए भाई? चलिए भैया, पहली न्यूज। उद्धव ठाकरे रिजाइंस एज सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे फ्लोर टेस्ट। तो भैया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कल शाम को उद्धव ठाकरे के कैंप के बहुत सारे लॉयर्स गए, और इन्होंने जाके बोला सुप्रीम कोर्ट से कि साहब देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर डिसीजन लेना पहले जरूरी है, फ्लोर टेस्ट आप बाद में करो। फ्लोर टेस्ट समझ रहे हो ना, कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है, जिसमें शिवसेना है, जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जिसमें कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो सरकार है ये टिकने लायक है भी कि नहीं है? क्योंकि 288 मेंबर है महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, 106 तो अकेले बीजेपी के पास है। 35 से ज्यादा एमएलए कौन खींच ले गया? आपका शिवसेना के खींच ले गए एक नाथ शिंदे साहब, तो 141 तो यही हो गए, और कुछ जोड़ दो तो 145 का फिगर आराम से आ जाएगा। मतलब अभी की जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है ये टिक पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का बोलना है कि भाई महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट तो होना चाहिए। अब
उद्धव ठाकरे सर का जो कैंप है वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, आपको फ्लोर टेस्ट करना है, फ्लोर टेस्ट करो, लेकिन पहले ये जो एमएलए भाग के गए हैं इनको डिफेक्ट करो। ये डिफेक्ट हो जाएंगे, एमएलए का नंबर मान लो यहां पे 15 एमएलए को डिफेक्ट कर दिया जाता है, तो ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो 288 की बजाय कितना हो जाएगा, 273। फिर 273 में जिसकी मेजोरिटी होगी वो सरकार बनाएगा। तो उद्धव ठाकरे जी का जो शिवसेना कैंप था वो क्या बोल रहा था कि पहले जो डिफेक्शंस हैं इनको डिस्क्वालीफाई करिए एज पर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आप फ्लोर टेस्ट करो। तो ये बात लेके, ये लॉजिक लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे उद्धव ठाकरे के कैंप के जो लॉयर्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका है। तो फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका मतलब उद्धव ठाकरे जी को पता चल गया था कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया भगत सिंह कोश्यारी साहब को। नाउ ही इज नॉट द चीफ मिनिस्टर, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि मैं शिवसेना के हेडक्वार्टर में बैठूंगा, मैं काम करूंगा, बट अभी के लिए मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूं। समझ के बात को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि 11 जुलाई को हम इस फ्लोर टेस्ट के ऊपर भी बातचीत करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सारी पॉसिबिलिटीज को रीओपन कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर भी बातचीत करेगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शिवसेना के एमएलए को। सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर भी बातचीत करेगा कि ये जो फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन कर दिया, तो जो सरकार गिर गई है क्या यही सरकार रहनी चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर 11-12 जुलाई के लगभग सुप्रीम कोर्ट बातचीत करेगा। हर चीज की पॉसिबिलिटी है। देखिए, वैसे नई सरकार तो बीजेपी बना सकती है, ऐसा लग रहा है कि बना लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो डिफेक्शंस पे डिसाइड कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि ये जो 35 लोग छोड़ के गए इनको डिफेक्ट करना है कि नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार अभी गिरी इसको क्या री इंस्टीट्यूट करना है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बात के लिए कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस को तो आपने 12 जुलाई तक रोक दिया और यहां पे फ्लोर टेस्ट को आपने रोका नहीं। हालांकि जो गवर्नर हैं आपके महाराष्ट्र के, उनका बोलना है कि अगर फ्लोर टेस्ट को रोकेंगे तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा, महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं ना, एमएलए की खरीद फरोख्त। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे है सीन। अभी के लिए बीजेपी के पास 106 एमएलए हैं महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही यहाँ पे सरकार बनाएगी। ओके, लेकिन अब पॉइंट ये है कि शिवसेना एज अ पॉलिटिकल पार्टी और ये जो रेबल एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ चले गए गुवाहाटी, इनका क्या होने वाला है आगे। क्योंकि ये है तो शिवसेना पार्टी में, सरकार तो देखो यहां पे गिर गई, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो तो उद्धव ठाकरे साहब है। अब अगर शिवसेना पार्टी से सीधे सीधे बाहर निकलोगे तो डिफेक्शन के चांसेस बनते हैं, और शिवसेना पार्टी में रहोगे तो उद्धव ठाकरे जी से आपको बात करनी पड़ेगी, और उद्धव ठाकरे जी को ही आपने सीट से हटा दिया, कुर्सी चीफ मिनिस्टर की। तो आगे क्या होने वाला है क्लियर नहीं है। ये जो 39 एमएलए हैं लेड बाय मिस्टर शिंदे, इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी होगी, किस प्रकार से यहां पे सरकार बनेगी, इस चीज के ऊपर अभी के लिए क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी साहब का यहाँ पे क्या रोल है, तो गवर्नर साहब का यहाँ पे रोल ये है, गवर्नर साहब ने सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या बोला कि एक स्पेशल वनडे का सेशन बुलाओ, और ये पावर भगत सिंह कोश्यारी साहब ने अंडर आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 175 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज किए। तो बेसिकली इस स्पेशल वनडे सेशन में इस बात के ऊपर डिसीजन होगा कि भाई सरकार मेजॉरिटी कमांड कर रही है कि नहीं कर रही। बट उद्धव ठाकरे साहब ने पहले ही रिजाइन करके सरकार गिरा दी है, तो मतलब अब ओवरऑल यहाँ पे फ्लोर टेस्ट की भी जरूरत नहीं। बेसिकली इस फ्लोर टेस्ट में ये क्लियर हो जाएगा आज जो भी होगा कि हाँ भाई, महाविकास आघाड़ी के पास नंबर्स नहीं है सरकार बनाने के, तो क्या बीजेपी के पास नंबर्स हैं। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। इससे रेलेवेंट आर्टिकल 174 और आर्टिकल 175 क्लॉज 2 आपको दिख जाएगा। आर्टिकल 174 क्या बोलता है कि समय समय पे गवर्नर हाउसेस को समन कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के गवर्नर हाउसेस को प्रोरोग भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। आपसे एक सवाल है, व्हाट इज प्रोरोगेशन। मैंने आपको बहुत डिटेल में लक्ष्मीकांत पढ़ाया है, प्रोरोगेशन क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जीएस पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, भले मैं आपको पेपर वाइज चीजें बताता हूं, लेकिन ये जो न्यूज है ये सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी, रेलवेज, आरआरबी इस टाइप की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी न्यूज केवल यूपीएससी और थोड़े हाई लेवल की होती है, हाई लेवल की नहीं होती है। मैं थोड़ा डिटेल में चीजें समझाता हूं, लेकिन हर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काम आ जाती है आपके। अगली न्यूज, गवर्नमेंट हाइक्स जीएसटी फॉर हाउस होल्ड आइटम्स। 18 जुलाई से कुछ लगभग 2 दर्जन गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी के दाम बढ़ेंगे, कुछ पे कम भी होंगे। ठीक है, तो अनब्रांडेड फूड आइटम्स, कर्ड, बटर मिल्क, लो कॉस्ट होटल्स, चेक्स, मैप्स,
इनके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना, और कुछ आधा दर्जन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स घटेगा, जैसे कि रोप वेस्ट, ट्रक रेंटल्स। इसके बारे में एक बेसिक जानकारी आपको इस पर्टिकुलर फोटो से दिख जाएगी। नाइफ, स्पून, फॉक्स और लैडर्स, इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 12% से 18% हो रहा है। एलईडी लैंप्स और लाइट्स के ऊपर 12% से 18%। वाटर पंप, डीप वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप के ऊपर 12 से 18%। सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम में 5 से 12%। डेयरी मशीनरी में 12% से 18%। वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रोड, रेलवेज, मेट्रो, मॉन्यूमेंट्स, कैनाल्स, डैम्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल 12% से 18%। ऑस्टोमी अप्लायंसेस, इस पे 12% से 5%। ऑर्थोपेडिक अप्लायंस फॉर स्प्लिंट्स एंड फ्रैक्चर्स, इंट्राओक्युलर लेंस 12% से 5%। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो इन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी यहां पे थोड़ी सी कम की गई है। बाकी फूड आइटम्स और रोड रेल कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में 12% से 18% यहां पे जीएसटी की गई है। ओके, तो ये ओवरऑल जीएसटी में कुछ चेंजेस है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की बात की जा रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समझते हो ना, कि मान लीजिए एक फाइनल प्रोडक्ट है आपका ए, इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में इनपुट लगा था सी, डी, ई। तो सी, डी, ई को मिलाया और आपने ए बनाया, बीच में थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हुई। अब ए के ऊपर मान लीजिए फाइनल जीएसटी लग रहा है 12% और सी के ऊपर मान लीजिए जीएसटी लग रहा था 18%। तो इनपुट रॉ मटेरियल के ऊपर जब जीएसटी ज्यादा लगता है और फाइनल आउटपुट प्रोडक्ट के ऊपर जब जीएसटी कम लगता है, इसको आप बोलते हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ये इन्वर्टेड ड्यूटी सेक्टर कहीं ना कहीं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी यहां पे सही करने की कोशिश की जा रही है जीएसटी काउंसिल के साथ। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है कि असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सर्विसेज, ठीक है ना, ये क्या है, ये जीएसटी एग्जेम्प्ट थे। ओके, ये अभी भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेंगे, लेकिन स्टेम सेल प्रिजर्वेशन सर्विसेज ये बेसिकली टैक्स फ्री नहीं रहेंगी, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सर्विसेज, इन पे जीएसटी नहीं है, लेकिन स्टेम सेल प्रिजर्वेशन सर्विसेज इन पे। अब आप बोलोगे सर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन सर्विसेज क्या है, तो भाई देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजर में यही तो होता है कि भाई ओवरऑल एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों के आप कह लो स्पर्म्स को फर्टिलाइज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करके आपने एक नया ऑफस्प्रिंग बना दिया। लेकिन बीच में स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की सर्विसेज भी तो आई। तो इसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और आईवीएफ के अंदर जो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन चल रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ के बात को, ये सारी चीजें रिलेटेड है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जो एग्जेम्पशन होता है और जो जीएसटी का कंसेशनल रेट होता है, इनको हटा दिया जाएगा। एक्चुअली में सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल ऐसे हवा में नहीं ले रही है, इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए गए थे लेड बाई, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए गए थे, तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो लीड कर रहे थे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई, इन्होंने बोला कि बहुत से आइटम्स के ऊपर ही जो आपने जीएसटी एक्सेम्पशन दे रखा है, कंसेशनल रेट दे रखे हैं, इनको हटा दो। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर जीओएम की सारे रिकमेंडेशंस को माना है जीएसटी काउंसिल ने, इन टोटो एक्सेप्ट किया। इन टोटो मतलब ऑल टुगेदर, बिना किसी एक्सेप्शन के जो भी यहां पे रिकमेंडेशन निकल के आई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उसकी पूरी मान लिया गया। इसको आप बोलते हो इन टोटो। फिर एक और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था जिसको लीड कर रहे थे केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के एन बालागोपाल साहब। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, इट वाज ऑन मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो बेसिकली गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक ई वे बिल सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि गोल्ड जो कि कम से कम 2 लाख का है, अगर उसको एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाया जा रहा है तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट होगा। इसके लिए भी यहां पे रिकमेंडेशन दी गई है। फिर बड़े लंबे समय से बात हो रही है कि जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल यहां पे बनाने की जरूरत है। तो काउंसिल ने बोला है कि हम एक नया फ्रेश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे जो कि इस बात के ऊपर बातचीत करेगा कि जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल बनानी है कि नहीं बनानी है। और ये बातचीत कब होगी, तो जब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त मदुरई में फिर से जीएसटी काउंसिल मिलेगा, तब ये सारी बातचीत आएंगी। फिर भाई देखिए, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा के अंदर, इनकी लीडरशिप के अंदर एक और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जा रहा है। और इनको क्या काम दिया गया था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो, इसके ऊपर कोई टैक्सेशन रिजाइम डिजाइव करो। और ओवरऑल कसिनोज के ऊपर टैक्सेशन रिजाइम लगाने के लिए जो गोवा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत पुश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आगे जो आप कह लीजिए मदुरई में अगस्त में मीटिंग होने वाली है आपकी अगली जीएसटी काउंसिल की, वहां पे ओवरऑल ये ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो के ऊपर जीएसटी लगाना नहीं लगाना, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए
तो भाई जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेने वाली सबसे बड़ी काउंसिल है, इसको हेड करती है फाइनेंस मिनिस्टर। आर्टिकल 279 ए के अंदर ये बनाई गई है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशंस देती है गुड्स और सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड इश्यूज को लेके। इसको बनाया गया था किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसको चेयर करती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और कौन मेंबर? तो यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू, मतलब मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। तो भाई आपको मिनिस्टर्स चाहिए ज्यादा, प्लस अलग अलग राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर वो भी यहाँ पे होते हैं। ओके भाई। फेडरल बॉडी है, केंद्र की सरकार राज्य की सरकार दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। 3/4 वोट से यहाँ पे एक प्रपोजल पास होना चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और वोटों के लिए देखा जाए तो 1/3 मेजोरिटी केंद्र की सरकार के पास है, 2/3 राज्य की सरकार के पास है। मतलब प्रपोर्शन, जब भी वोटिंग होगी तो 1/3 वेटेज केंद्र की सरकार के पास है, 2/3 राज्यों के पास है। और किसी भी बिल को पास कराने के लिए, किसी भी आप कह लो प्रपोजल को पास कराने के लिए 75% की मेजोरिटी चाहिए। जीएस पेपर 3 और 2, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेंटर स्टेट रिलेशन इंडियन इकोनॉमी में न्यूज काम आई। फिर भाई अगली न्यूज है डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। इंडिया की कैबिनेट ने एक प्रपोजल को यहां पे एक्सेप्ट किया है, और इस प्रपोजल में बोला जा रहा है कि जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल बेच सकती हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट की किसी भी कंपनी को। अब आप बोलोगे सर ये अपस्ट्रीम क्या होता है? देखिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में फर्क यही है, अपस्ट्रीम जो कि पहले आता है, डाउनस्ट्रीम जो कि बाद आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सतलज नदी है, सतलज नदी कहां से निकली? तिब्बत से निकली, शिपकी ला पास के थ्रू आते हुए वो इंडिया के अंदर आ गई। तो चाइना जो कि तिब्बत को राज करके रखता है, तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा किया, तो चाइना एक अपस्ट्रीम कंट्री होगी, इंडिया एक डाउनस्ट्रीम कंपनी होगी। उसी प्रकार से ब्यास नदी की बात करिए, तो ब्यास नदी में पहले कहां गई? इंडिया में, और फिर कहां गई? पाकिस्तान में। तो इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में इंडिया एक अपस्ट्रीम कंट्री होगी, पाकिस्तान एक डाउनस्ट्रीम कंट्री। मतलब जो चीज पहले आ गई वो अपस्ट्रीम। अब इंडिया के अंदर दो तरीके का तेल होता है, क्रूड ऑयल। एक तो बाहर से इंपोर्ट करके आया इंडिया के अंदर, एक इंडिया के अंदर वो माइन करके निकाला गया। तो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज हैं, जो इंडिया से तेल निकालती हैं इंडिया की जमीन से, तो वो हो गई अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, क्योंकि वो तेल का प्रोडक्शन कर रही हैं। फिर वो तेल बेचेंगी डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में देखिए तो बहुत प्रकार की कंपनीज, जैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, ठीक है ना, अलग अलग पेट्रोल पंप चलते हैं इंडिया, एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये पेट्रोल के जो विक्रेता हैं, ये ओवरऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद पेट्रोल को बेचते हैं। मतलब क्रूड ऑयल से डीजल बनाएंगे, नेफ्थलीन बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे, केरोसिन बनाएंगे, वो मार्केट में बिकेगा। लेकिन इन कंपनियों को क्रूड ऑयल चाहिए। वो क्रूड ऑयल कहां से आता है? तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है इंडिया के अंदर कुछ कंपनी, जैसे ओएनजीसी। अब ओएनजीसी का काम क्या है कि भाई एक्सप्लोरेशन करना, उसी प्रकार से एक्सप्लोरेशन में कुछ और कंपनीज भी इन्वॉल्व है। तो मान लीजिए ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है जो तेल निकाल रही है, उसके बाद वो तेल बेचेगी इंडिया के अंदर रिफाइनर्स को। अब रिफाइनर्स प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। जैसे सरकारी रिफाइनर्स कौन हो गए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बता दिया मैंने। प्राइवेट कौन हो गया? रिलायंस हो गया। तो पहले क्या था कि जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ये डिसाइड करती थी कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट किस हिसाब से बनेगा। जो भी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को कितना किसको किसको बेचेंगी, ये सरकार डिसाइड करती थी। सरकार बताएगी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास कितना जाएगा, रिलायंस के पास कितना जाएगा। मतलब सरकार यहां पे बहुत हद तक चीजों को मैनेज करती थी, माइक्रो मैनेजमेंट था यहाँ पे। लेकिन इस माइक्रो मैनेजमेंट को खत्म कर दिया गया। अब केंद्र की सरकार ने क्या बोला है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, ये जो ओएनजीसी जैसी कंपनीज हैं जो कि क्रूड ऑयल पैदा कर रही हैं, ये अपने हिसाब से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं किसी भी रिफाइनर के साथ इंडिया के अंदर। तो रिलायंस को कितना तेल बेचना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कितना तेल बेचना है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कितना तेल बेचना है, ये ओएनजीसी डिसाइड करेगा। सरकार अब इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और इससे क्या है कि ओएनजीसी को और बाकी रिफाइनर्स को प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, सरकार यहां पे ग्राउंड लेवल पे रेगुलेशन करेगी ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना होने लगे, एक लिमिट से ज्यादा महंगा तेल मार्केट में ना बिकने लगे। समझ गए बात को? तो ये है। वैसे मैं बता दूं, इंडिया 85% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जो बचा कुचा 15% हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये नियम कानून यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं। समझ गए बात को? तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अपने हिसाब से ओएनजीसी किसी को तेल बेच सकता है, अपने हिसाब के दाम पे बेच सकता है। ऑब्वियसली बात है, वो दाम आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नहीं होने चाहिए। और हाँ, ओवरऑल इस पूरे के पूरे ट्रेड में जो सरकार के पास रॉयल्टी और सेस जाता था, वो तो देखिए जाता ही रहेगा। तो इससे एक चीज पॉजिटिव होगी कि अपस्ट्रीम सेक्टर में
ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए और कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि इन कंपनीज को अब लगेगा कि सरकार का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, तो हम बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से अपना धंधा ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, सरकार की इंटरफेरेंस कम होगी, तो वो और इन्वॉल्व होंगे। ठीक है भाई, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है। 2021-22 में इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन था 29.69 मिलियन टन। ये 2020-21 के 30.5 मिलियन टन से 2.63% कम था। इनफैक्ट 2021-22 में टारगेट बनाया गया था कि इंडिया प्रोड्यूस करेगा 33.61 मिलियन टन क्रूड ऑयल, लेकिन हम कितना प्रोड्यूस कर पाए? केवल 29 मिलियन टन। हमने अपने प्रोडक्शन टारगेट को 11.67% से मिस किया। इंडिया बहुत सारी पॉलिसीज बना चुका है, रिफॉर्म्स ला चुका है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर में। जैसे कि हमने गैस की प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम को अलाउ किया है, कॉम्पिटिटिव ई बिडिंग प्राइसेस के थ्रू गैस प्राइसेस को डिस्कवर किया जाएगा, रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि ओवरऑल जो फर्स्ट डे से तेल निकल रहा है उसमें थोड़ा सरकार को दे दो, थोड़ा प्रोड्यूसर को दे दो, ताकि सबका यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू फ्लो बना रहे। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो नो डाउट यहाँ पे ओवरऑल तेल के एक्सप्लोरेशन के लिए, कोल के एक्सप्लोरेशन के लिए, गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लेके आई सरकार। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो तेल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ नहीं रहा है। हम चाहते हैं वो बढ़े, बट बढ़ नहीं पा रहा है। ये अलग बात है कि 2000 से पहले हमने जितने ऑयल फीड्स एलोकेट किए थे, अभी उससे दुगने से ज्यादा एलोकेटेड है, बट ऑयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन इज क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक नई रिपोर्ट यहां पे रिलीज की गई है नीति आयोग के द्वारा, जो कहती है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आ सकती है इंडिया के लिए। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ कार्बन इंटेंसिव तरीके से नहीं होगी, डीकार्बोनाइजेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ग्रोथ है वो कम होगी। ग्रीन हाइड्रोजन का तो कंसेप्ट ही यही है। पानी है, अभी पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल दो, ये हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और क्लीन तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और पानी को तोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कोयले से बनी हुई मत इस्तेमाल करो, या तो सोलार या फिर विंड एनर्जी, इस प्रकार से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करो। इसे बोलते हैं आप ग्रीन हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ग्रे हाइड्रोजन होती है, जो कि नेचुरल गैस से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी से पानी को तोड़ के बनाता है हाइड्रोजन, उसको आप ग्रे हाइड्रोजन बोलते हो। तो ओवरऑल बहुत अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन आती है। हाइड्रोजन टाइप्स के लिए आप ग्रीन हाइड्रोजन, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पर सर्च मारिए, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको पूरा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या भारत की पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रकार की हाइड्रोजन होती है, सब आपको मैं बता रखा है। यहां पे आ जाते हैं अभी के लिए जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, जो कि कहती है कि आगे आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डीकार्बोनेशन ला सकता है और ग्रोथ भी बढ़ा सकता है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है श्री सुमन बेरी जी ने, जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग की, और श्री अमिताभ कांत जी ने, जो कि सीईओ है नीति आयोग के। टाइटल क्या है रिपोर्ट का? हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया प्रोवाइड्स अ पाथवे टू एक्सेलरेट द इमर्जेंस ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो भैया, हमारा जो एम्बिशन है कि 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो इकोनॉमी हो जाएगी, इस कंटेक्स्ट में ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रोथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको रेन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पानी को तोड़ के, एचटीओ को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने की बात की जाती है, ऑक्सीजन को अलग यूज कर लो, हाइड्रोजन को अलग यूज कर लो, ये बहुत जरूरी है आगे आने वाले समय में फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग, मिथेनॉल, मैरीटाइम शिपिंग, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए। अभी एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस एनर्जी से लाओगे, या ओवरऑल हाइड्रोजन जो कि रेन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर, विंड पावर से पैदा हुआ है, उससे लाओगे, ये भारत सरकार को डिसाइड करना है। हालांकि ये आसान नहीं करना दोस्तों। पानी को तोड़ के हाइड्रोजन बनाने के लिए एक तो बड़ी क्वांटिटी में आपको पानी चाहिए। इंडिया एक ऑलरेडी वाटर डेफिशिएंट नेशन है, तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, बड़े स्केल पे सोलर और विंड एनर्जी बनाना, ये भी आसान नहीं है, क्योंकि एक मैसिव स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी की हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हमको काम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए। समझ गए भाई? तो ये ओवरऑल इस नीति आयोग की रिपोर्ट का बोलना है। ओके, ये जो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को ग्रीन हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, उतना ही ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल सस्टेनेबल लेवल्स की तरफ जाएगी। देखा जाए तो राइट पॉलिसीज के साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन के लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का दाम हम 2030 तक $1 पर केजी पे लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोजन अलग अलग सोर्सेस से पैदा होता है। रेन्यूएबल पावर से जो पैदा हो रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। आप ग्रीन हाइड्रोजन हर्षित द्विवेदी नाम के साथ यूट्यूब पे सर्च मार के बाकी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखा जाए तो हाइड्रोजन की डिमांड इंडिया के अंदर 2050 तक 4 गुनी होने वाली है।
और उस समय पे इंडिया 10% हाइड्रोजन डिमांड को रिप्रेजेंट करेगा पूरी दुनिया में। ओके, क्यूमुलेटिवली ग्रीन हाइड्रोजन का मार्केट इंडिया में 2030 तक $8 बिलियन पे पहुंच सकता है। अगर ओवरऑल हम 7,500 करोड़ को $1 बिलियन माने तो कह लीजिए कि 60,000 करोड़ पे पहुंच सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब यहां पे बताया जा रहा है। तो पॉलिसी ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम करिए, एग्जिस्टिंग ग्रे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ग्रीन हाइड्रोजन की यूजेज को ज्यादा प्रमोट करिए। इसके लिए रेन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन टारगेट बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। प्लस ग्रीन हाइड्रोजन का जो डेवलपमेंटल क्लस्टर्स है वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पास होना चाहिए ताकि फ्यूल की अवेलेबिलिटी पास में अवेलेबल करवाई जाए, जल्दी लोग ग्रीन हाइड्रोजन को खरीदने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकें। फिर भाई एडिक्वेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, जैसे कि रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चालू की गई है जो 25 गीगावाट मैन्युफैक्चर कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइजर्स की 2028 तक, इसके लिए पीएलआई स्कीम चालू की गई। तो ग्रीन हाइड्रोजन को पैदा करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उसमें पीएलआई इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है जिसके थ्रू ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइजर्स तेजी से बनाए जाएंगे, उनके लिए फाइनेंशियल अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है आगे आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। आगे चलते हैं, यूएस टू बोल्स्टर इट्स मिलिट्री इन यूरोप। यूएस ने बोला है कि भैया हम ये जो रशिया का चैलेंज है इसको काउंटर करेंगे, और किसके साथ मिलकर काउंटर करेंगे, तो नाटो के साथ मिलकर काउंटर करेंगे। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टनबर्ग, ठीक है ना, ये मैड्रिड में मिले जो बाइडेन से, एनुअल लीडर समिट हो रही है। बाइडेन ने बोला नाटो स्ट्रांग और यूनाइटेड। बाइडेन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नाटो चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो से मिल जाए, लेकिन बीच में रोड़ा डाल रहा था टर्की। टर्की का बोलना है कि भाई पीकेके पार्टी, जो कि आप कह लो एक कुर्द पॉलिटिकल पार्टी है, ये कुर्द पॉलिटिकल पार्टी टर्की के अंदर एक्सट्रीमिज्म फैलाती है, तो ये हमारे लिए टेररिस्ट है, और इनको सपोर्ट देता है स्वीडन फिनलैंड। स्वीडन फिनलैंड का बोलना है कि भाई हम इनको इसलिए सपोर्ट नहीं दे रहे कि हम एंटी टर्की हैं, हम तो अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर इनको सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अब हम आपकी बात सुनेंगे, तो अभी के लिए स्वीडन फिनलैंड की तरफ से टर्की को एश्योरेंसेस मिले। तो बेसिकली शायद टर्की अब फिनलैंड फिनलैंड अगर नाटो का मेंबर बने इसमें रोड़ा ना डाले। तो ओवरऑल नाटो के अंदर जो डिसेंशंस थे स्वीडन फिनलैंड की मेंबरशिप को लेके, वो डिसेंशन शायद यहां पे सही होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैड्रिड में समिट में बाइडेन साहब ने क्या बोला कि यूएस पोलैंड के अंदर एक परमानेंट हेडक्वार्टर बना रहा है, 2 एडिशनल F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस यूके में भेजेगा यूएस, और जर्मनी इटली को और डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा यूएस। फिर बाइडेन साहब का बोलना है कि हमारी जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है यूरोप के अंदर वो बढ़ेगी। यूरोप की कलेक्टिव सिक्योरिटी, नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग कंडीशंस चल रही हैं। यूएस का बोलना है कि हम यूएस आर्मी 5 कॉर्प्स को परमानेंटली पोलैंड में डिप्लॉय करेंगे। यूएस की फोर्सेस और नाटो की फोर्सेस के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगे। बाल्टिक रीजन्स में भी यूएस के फोर्सेस का रोटेशनल डिप्लॉयमेंट होगा। रोटा स्पेन के नेवल बेस में यूएस के 2 एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉयड होंगे। ऑलरेडी यूरोप के अंदर व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन इन्वेजन से पहले 20,000 यूएस सैनिक थे, जो कि अब 1 लाख के नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली जितना ज्यादा रशिया ने बवाल मचाया यूक्रेन में, उतना ही ज्यादा अपनी मिलिट्री को यूएस अब यूरोप के अंदर डिप्लॉय कर रहा है। नाटो का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है बढ़ रहा है। स्वीडन फिनलैंड भी मेंबर ऑलमोस्ट बनते नजर आ रहे हैं, और अभी 28 जून को रशिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है, वार्निंग दी है फिनलैंड स्वीडन को कि नाटो मत ज्वाइन करना। बट यहां तो नाटो ज्वाइन करने की पूरी तैयारी चालू है। समझ गए भाई। फिर हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पे। जो पहला एडिटोरियल आज है वो है जाकिया जाफरी के ऊपर। देखिए इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट बातें लिखी हुई हैं। आज अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जब से जाकिया जाफरी वाला ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें बोला है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी जिसने मोदी जी को और 62 और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस को क्लीन चिट दी थी, वो सही है। जाकिया जाफरी का ये बोलना कि नहीं भाई ये एसआईटी गलत थी, सच में गुलबर्गा सोसाइटी मैसेक्रे में हिंदुओं ने ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिमों को मारा और जो हाईएस्ट पॉलिटिशियंस थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये सब जो स्टैंड है वो सही है जाकिया जाफरी के हिसाब से, तीस्ता से तलवाड़ के हिसाब से, आरबी श्री कुमार के हिसाब से, संजीव भट्ट के हिसाब से, लेकिन एसआईटी के हिसाब से गलत था। इनफैक्ट जाकिया जाफरी के कहने पे ही एसआईटी बनाई गई थी, और एसआईटी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके बता चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर से जाकिया जाफरी जी इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को उठाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2022 को 452 पन्ने का जजमेंट दिया जिसमें बोला कि एसआईटी की रिकमेंडेशन सही हैं
ओवरऑल गुलबर्गा सोसाइटी मैसेक्रे में किसी पॉलिटिकल लीडर का हाथ था, यह प्रूव नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनाइज तरीके से दंगे कराए गए, यह प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे बुद्धिजीवी यहां पे आके बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को तोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को तोड़ दिया है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के डायरेक्शन के हिसाब से चल रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। उसके बाद यहां पे इस बात को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जहां पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि तीस्ता सेतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजय भट्ट ने मिलकर जाकिया जाफरी को भड़काया और जाकिया जाफरी से जबरदस्ती केस लड़वाया। जाकिया जाफरी को यहां पे एक विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसके भड़कावे में आ गए? तीस्ता सेतलवाड़ के भड़कावे में आ गए और केंद्र की सरकार के अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड उठा लिया। जबकि ओवरऑल ऑथर यहां पे क्या बोल रही है कि जाकिया जाफरी खुद एक फाइटर है। जाकिया जाफरी वो वुमेन है जिसने अपने पति को, एहसान जाफरी को, खोया था गुलबर्ग सोसाइटी मैसेक्रे में, और लंबी जंग लड़ी है यहां पे जाकिया जाफरी ने अपने पति के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन वो यहां पे हार गई हैं। और ओवरऑल ये जो सेतलवाड़ और आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट के अगेंस्ट ये जो केसेस दायर किए गए हैं, ये केसेस एक वेस्टेड मोटिव के साथ दायर किए गए हैं। कुछ इस प्रकार की बातें यहां पे ओवरऑल कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को ओपनली ऑथर यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा है। इनफैक्ट बहुत से सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को यहां पे क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि नहीं भाई, एसआईटी का केस हटाओ, सबके ऊपर फिर से चार्जेस लगाओ, सच में मैसेक्रे हुआ था और सच में ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिशियंस ने मदद की थी। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो डाइवर्स स्टैंड है। आप अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से मान सकते हो कि भाई कौन सही कह रहा है और कौन यहां पे गलत कह रहा है। बाकी ये जो पर्टिकुलर एकदम स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये ओवरऑल सरकार के बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं, तो डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। सरकार के साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सुनाया गया, हालांकि इनडायरेक्ट तरीके से सुनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात की गई है, बोला गया है कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मार देगा, लॉन्ग टर्म में हमारी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस प्रकार की कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश प्रोफेसर है कल्पना कनिवरन, इसलिए बहुत डिटेल में मैंने इनके आर्टिकल को डिस्कस नहीं किया। ये आर्टिकल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटिकल फैक्ट्स, लीगल फैक्शन। देखिए भैया, महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रही है, 10th शेड्यूल के ऊपर सवाल उठ रहा है। अब इसमें सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्राइसिस के बारे में बहुत जगहों पे आपको वीडियो मिल गई है, मैंने भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। ओवरऑल आपको क्राइसिस पूरी पता है। एकनाथ शिंदे जी एकदम से निकल गए महाराष्ट्र से, गोवा चले गए, गोवा से गुवाहाटी चले गए, अपने साथ कुछ रेबल एमएलए को ले गए और धीरे धीरे करके रेबल एमएलए का नंबर बढ़ता गया। 55 शिवसेना में से 15 या 16 ही रह गए उद्धव ठाकरे जी की तरफ, बाकी सब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब सवाल उठता है कि 10th शेड्यूल को यहां पे इन्वोक किया जाएगा कि नहीं इन्वोक किया जाएगा। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो रेबल एमएलए था, इनके अगेंस्ट जब डिस्क्वालिफिकेशन शुरू किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्क्वालिफिकेशन को 12 जुलाई तक पोस्टपोन किया। सुप्रीम कोर्ट ने रेबल एमएलए को मौका दिया कि आप 12 जुलाई तक अपना रिस्पॉन्स फाइल करो। और इस बीच में भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र गवर्नर, उन्होंने फ्लोर टेस्ट अनाउंस कर दिया। तो ऑलमोस्ट उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिरने पर आ गई, उन्होंने यहां पर रिजाइन कर दिया। तो एक तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर तुम पॉलिटिकल डिफेक्शंस आप रोक रहे हो 12 जुलाई तक, तो फ्लोर टेस्ट को भी रोको। फ्लोर टेस्ट को आपने नहीं रोका, पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोक दिया, तो इससे तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिर गई। बेसिकली ओवरऑल यहां पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार के साथ काम कर रहा है, ऐसे भी इल्जाम बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। ठीक है, हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफेक्शन सच में प्रॉपर हो रहे हैं, किस क्या ट्रेंड चल रहा है डिफेक्शन का। तो एक इवेंट बताया गया 2019 का, जब गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे और इसको गोवा के स्पीकर, गोवा असेंबली के स्पीकर द्वारा और बॉम्बे हाईकोर्ट की जो गोवा बेंच द्वारा इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना गया। तो सवाल यहां पे इस चीज के ऊपर आ गया कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली में है क्या। देखा जाए तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 एमएलए अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं तो उसको बोला जाएगा मर्जर, और अगर मर्जर होता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस में महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के बहुत से एमएलए, 2/3 एमएलए जाके बीजेपी की तरफ मिल गए, तो मर्जर हो गया। ठीक है भाई, लेकिन इस मर्जर को समझने के लिए हमें एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 4 पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये जो 10th शेड्यूल का 4वां पैराग्राफ है, ये मर्जर्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें बताता है और मर्जर्स के रिस्पेक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी बताता है।
अब यहां पे तीन कंसेप्ट ऑथर डिस्कस कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आर्टिकल यहां पे। एक तो ये बात कर रहे हैं ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी की, एक बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर पार्टी की, एक बात कर रहे हैं डीम्ड मर्जर की। लेजिस्लेचर पार्टी के कंटेक्स्ट में ये कहना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है, वो आपकी नागालैंड की हो सकती है, त्रिपुरा की हो सकती है, तो किसी एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उसको लेजिस्लेचर पार्टी बोला जाएगा। लेकिन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या नेशनल कंटेक्स्ट में या रीजनल कंटेक्स्ट में, ये क्लियर नहीं है। तो मतलब बीजेपी का मेंबर आपकी कह लीजिए गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है यहां पे, इसको पूरा बीजेपी देश का माना जाएगा या केवल गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली का माना जाएगा, ये सब चीजें क्लियर नहीं कर रखी। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो पैराग्राफ 4 है आपका 10th शेड्यूल का, ये मर्जर्स को लेके कुछ लीगल लूप होल यहां पे छोड़ देता है। अगर पैराग्राफ 4 के दोनों सब पैराग्राफ्स आप पढ़ते हो तो इससे क्या पता चलेगा कि मर्जर तभी कारगर सिद्ध होगा जब एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाती है और इस मिलावट के लिए 2/3 मेंबर्स ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के रेडी हो। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र में जो कांड हो रहा है, तो शिवसेना कोई मर्जर तो हो नहीं रहा उसका बीजेपी के साथ, ओके, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ। इनफैक्ट यहां पे तो जो भी रेबल एमएलए हैं एकनाथ शिंदे जी के अंदर, वो ऑफिशियली किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिले ही नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक अलग से वीडियो बना के बताया था कि पैराग्राफ 4 के हिसाब से अभी ये पर्टिकुलरली क्लियर ही नहीं हो पाया है कि मर्जर है क्या। मर्जर अलग अलग केस में एग्जीक्यूटिव्स अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी इस बात पे क्लियरिटी नहीं है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अलग होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफिशियली मिलते हैं तब मर्जर माना जाएगा, या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना देके फ्लोर टेस्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दे दें और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऑफिशियली ना जुड़े, तो क्या इसको मर्जर मान लिया जाएगा? क्योंकि मर्जर शब्द पे जाइए तो इसका तो मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे जी के साथ जो एमएलएज हैं, ये जब तक ऑफिशियली बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करते तब तक वो मर्जर नहीं है। तो अगर मर्जर नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन पहले क्यों नहीं हुआ, पहले फ्लोर टेस्ट कैसे हो गया, और इस फ्लोर टेस्ट में ये रेबल एमएलएज ने कैसे महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के अंदर अगेंस्ट सपोर्ट मतलब वोट किया, ये सब चीजों के ऊपर जो लीगल एंगल है वो अभी भी शांत बैठा हुआ है। और ये जो लीगल लीप होल है पैराग्राफ 4 ऑफ द 10th शेड्यूल का, जिसको यहां पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, ऐसा कुछ इस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा बताया जा रहा है। तो पैराग्राफ 4 को प्रॉपर तरीके से डिड्यूस करने की जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है? ये काम ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को जब ओवरऑल यहां पे मीट करेगी, लेट्स सी यहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड निकल के आता है। मयूरी गुप्ता जी और ऋत्विका शर्मा जी ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। अगला आर्टिकल है द इंडियन चैलेंज इन अफगानिस्तान, इंट्रा अफगान टेंशंस रेदर देन एनी हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया कुड इंपीड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। देखिए, जैसे अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया, इंडिया ने सबसे पहले यहां पे मदद भेजी। 24 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा, तो उसमें इंडिया की टेक्निकल टीम भी जा रही थी, साथ साथ रिलीफ मटेरियल भी जा रहा था अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को टन्स की क्वांटिटी में इंडिया ने यहां पे रिलीफ मटेरियल अवेलेबल करवाया। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे 5.9 रिक्टर स्केल का खोस्त की प्रोविंस के पास एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी, हजारों की तादाद में यहां पे लोग मरे। चूंकि माउंटेनियस टेरेन थी और रूरल इलाका था अफगानिस्तान का, तो वहां पे कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, ना ही कोई प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज थी। तो लोग बस भगवान भरोसे वहां पे छूट गए, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मरे। बहुत सारी मार्मिक पिक्चरें कि एक छोटा सा पपी है वो अपने मालिकों को ढूंढ रहा है रबल में, चारों तरफ बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, लोग उनके नीचे दबे हुए हैं, इस प्रकार की फोटो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही थी। अच्छा, चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आया अर्थक्वेक, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भी यहां पे इफेक्ट हुआ होगा। ओके, पाकिस्तान वुड हैव सफर्ड, ये भी यहां पे बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने सबसे पहले यहां पे रिलीफ मटेरियल भेजा, पाकिस्तान ने भी यहां पे रिलीफ मटेरियल भेजा है। पाकिस्तान के जो ट्रक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर घुसे रिलीफ मटेरियल लेके, ईरान ने भी वाया एयर रिलीफ मटेरियल यहां पे भेजा है। जो भी पाकिस्तान और ईरान ने यहां पे रिलीफ मटेरियल भेजा अफगानिस्तानियों की मदद के लिए, इसको जिनहुआ जो कि चाइना की न्यूज एजेंसी उसने कवर किया, लेकिन इंडिया ने जो रिलीफ मटेरियल भेजा अफगानिस्तान के अंदर उसको चाइना ने कवर नहीं किया। कतर ने जो रिलीफ मटेरियल भेजा उसको चाइना ने कवर नहीं किया। तो बेसिकली इंडिया के जो भी एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से पाकिस्तान और चाइना डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं।
अब ओवरऑल इंडिया हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप की बात करता है अफगानी लोगों के साथ। दिल्ली ने अपनी एक टेक्निकल टीम भेजी है ताकि हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है वो प्रॉपर तरीके से अफगानिस्तान में ग्राउंड में इस्तेमाल हो रही है ये पता किया जा सके, और जो भी इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर वो फिर से शुरू किए जा सके। लेकिन यहां पे अब एक प्रॉब्लम है। देखिए 50,000 मेट्रिक टन जो हमने पाकिस्तान के थ्रू भेजा था अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सारा वहां पहुंचा नहीं, बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर ही डाइवर्ट हो गया वहां पे यूज होने के लिए। तो इस बात को लेकर सवाल उठाया गया है कि यार इंडिया को अपनी डेवलपमेंटल एड ईरान के थ्रू भेजनी चाहिए थी, पाकिस्तान के थ्रू भेजना तो काम गड़बड़ कर गया। बहुत सारी और कंट्रीज ने एड भेजी है। ताइवान ने यहां पे $1 मिलियन की एड भेजी है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। जापान, साउथ कोरिया, यूएई ने भी यहां पे यूएन की अपील के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया है और अफगानिस्तान में एड भेजने की बात की है। इनफैक्ट यूएस भी लगभग आप कह सकते हो कि $512 मिलियन की एड भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, तालिबान रिजाइम के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन सैंक्शंस में ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू एड नहीं भेजा जा सकता, ये एड कैश में भेजी जा सकती है। समझिए बात को, क्योंकि अफगान बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर हैवी सैंक्शन लगे हुए हैं, इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अफगानिस्तान के पास एड पहुंचे ये बहुत मुश्किल होने वाला है। तो एड कैसे भेजी जा रही है? इन कैश भेजी जा रही है, पैसों के थ्रू हवाला नेटवर्क को इस्तेमाल करके। जो अफगानिस्तान के अंदर एड एजेंसीज काम कर रही हैं वो ओवरऑल पैसा पाके, कैश में पैसा पाके अफगानिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही हैं। बट यहां पे प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के अंदर तो रिसोर्सेज है नहीं। तो अगर कैश पैसा आप पहुंचा भी दोगे, मान लो अफगानिस्तान के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑनलाइन चैनल्स का, डिजिटल बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है पैसों के लिए। तो मान लो कैश पैसा पहुंचा दिया आपने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास, तो वो कैश से भी जो सामान खरीदना है वो सामान कहां से खरीदोगे? अफगानिस्तान तो सिविल वॉर से अफेक्टेड है, वहां तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो ये सामान ज्यादातर खरीदा जा रहा है पाकिस्तान से, कुछ हद तक खरीदा जा रहा है चाइना से, ईरान से भी बहुत सारा खरीदा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फायदा हो रहा है। तो अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो भी इनपुट लग रहे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक पुश दे रहे हैं। और इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा कि इंडिया का पैसा भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को पुश करे। कल की डेट में मान लो इंडिया अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को अफगानिस्तान के अंदर चलाता है, मान लो हमारा डैम बनना शुरू हो जाता है, कोई स्कूल बनना शुरू हो जाता है, हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाता है, कॉलेज बनना शुरू हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज को बनाने के लिए जो सीमेंट चाहिए, जो बाकी इनपुट प्रोडक्ट्स चाहिए, वो कहां से आएंगे? अब अफगानिस्तान की तो सीमेंट इंडस्ट्री बैठी हुई है, बाकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठी हुई है। तो ज्यादातर केसेस में ये सामान आएगा पाकिस्तान से। तो इंडिया अफगानिस्तान की डेवलपमेंट से पाकिस्तान से सामान खरीद रहा होगा। अफगानिस्तान में स्कूल बनाना है तो सीमेंट पाकिस्तान से आ रही होगी, तो इंडियन पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मार रहा होगा, और हम ये नहीं चाहते। समझ गए बात को? तो इंडिया को यहां पे अल्टरनेट चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे। इसका एक बड़ा एग्जांपल तगड़ा ये दे रखा है कि जब यूएस अफगानिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, जब यूएस इन्वॉल्व हो रहा था अफगानिस्तान के अंदर, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पे यूएस ने इंप्लीमेंट किए, उसके लिए जो सीमेंट आई वो पाकिस्तान से आई, और पाकिस्तान की एक सीमेंट कंपनी है लक्की सीमेंट, ये बहुत चली, इसका बहुत सेल हुआ। ऐसी बहुत सी एंसिलरी इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान के अंदर जिनको बहुत पुश मिला अफगानिस्तान की वजह से। तो इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अल्टरनेटिव्स ढूंढें। पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उस डेवलपमेंट के रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान से ना खरीदे जाने लगे। पता चला इंडिया का पैसा पाकिस्तान में जा रहा है। ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन एजेंसी इस समय पर अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, ये अपनी की सप्लाईज कहां से मंगा रही हैं? पाकिस्तान से मंगा रही हैं। और पाकिस्तान तो चाहेगा ही कि अफगानिस्तान एकदम गर्त में जाए, मर जाए, बिल्कुल इसी बर्बाद रहे, बिल्कुल इंडस्ट्री डेवलप ना करे, क्योंकि उसको इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जो इनपुट सामान है वो पाकिस्तान से खरीदा जाएगा, तो पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी को पुश मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया को इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तान यहां साइडलाइन करना चाहता है। टेररिज्म के साथ ये बिजनेस वाला एंगल यहां पे पॉइंट आउट किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है। हंड्रेड्स की तादाद में एनजीओ इस समय पे पाकिस्तान में अवेलेबल है। वो एनजीओ अफगानिस्तान के एनजीओ के साथ लिंक में, और की इनपुट्स को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में भेज रहे हैं। तो अफगानिस्तान के जो लैंड बॉर्डरी एग्रेस एक्सेस है ना पाकिस्तान का, ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है किसको? पाकिस्तान को। सोचिए आज की डेट में अगर इंडिया का अफगानिस्तान के साथ कोई लैंड बॉर्डर एक्सेस होता, हमारा कितना फायदा होता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, अगर वो हमारे पास होता तो हमारे पास अफगानिस्तान का लैंड बॉर्डर एक्सेस होता, और अगर हमारे पास अफगानिस्तान का लैंड बॉर्डर एक्सेस होता तो पाकिस्तान की जो डोमिनेंस बनी हुई ना, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस अफगानिस्तान के ऊपर, ये नहीं होती। ऊपर से इंडिया के लिए एक और प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली काबुल के गुरुद्वारा में अटैक हुआ, ऐसा बोला गया कि इस्लामिक स्टेट खुरासन ने अटैक करवाया। इस्लामिक स्टेट खुरासन अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों में फैल गया, पाकिस्तान बॉर्डर बहुत जगहों पे फैला हुआ है।
और ये बहुत हद तक एंटी इंडिया होता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट, खुरासान, अल कायदा, ये सब एंटी इंडिया होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इनके चीफ अयमान अल जवाहरी ने एक वीडियो पब्लिश की, जो कर्नाटका की गर्ल जो कि हिजाब डिफेंड कर रही थी, उसको प्रेस करते हुए। हालांकि उस गर्ल के फादर ने बोला कि नहीं भाई, हमें किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है, हम इंडिया में ठीक है। तो बेसिकली यहां पे नुपुर शर्मा के अगेंस्ट भी खतरनाक स्टेटमेंट्स इन्होंने इशू किए थे। तो ओवरऑल ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान की जमीन पे, ये बहुत हद तक एंटी इंडिया है। तो इंडिया ग्राउंड लेवल पे उस लेवल की अपनी मतलब कह सकते हो कि पकड़ बना पाएगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि तालिबान किस हद तक इंडिया के साथ एंगेज करना चाहता है। अभी के लिए तो तालिबान चाह रहे हैं इंडिया वहां पे आ जाए। इंडिया के 400 प्रोजेक्ट चल रहे हैं 34 प्रोविंसेस में। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जो भी पर्सनल अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉय होंगे, नो डाउट उनकी जान पे एक लगातार खतरा बना रहेगा। ओके, अफगानिस्तान में प्रोमिसेस तो किए हैं, तालिबान ने प्रोमिसेस तो किए हैं कि हम आपके पर्सनस को सेफगार्ड करेंगे, बट कल की डेट में अगर कोई एक्सीडेंट कर हो जाता है तो कौन लेगा यहां पे जिम्मेदारी? तो ओवरऑल इंडिया के जो चॉइसेस है अफगानिस्तान के अंदर, वो बहुत टफ है। बहुत देख समझ के हमको आगे बढ़ना होगा। ओके, जो चैलेंजेस थे वो यहां पे बहुत हद तक बताए गए। फिर आगे बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज की, इकोसिस्टम सर्विसेज के पेमेंट्स की। देखिए क्या बताया गया यहां पे। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, और इसके लिए पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब भी आप नेचुरल पार्क वगैरह में जाते हो तो आप एक फीस देते हो एंट्री की। ओके, तो ये क्या है कि नेचुरल पार्क के मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इंडिया के अंदर इवॉल्व हो रहा है, बट उस हद तक इवॉल्व नहीं हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस का मतलब क्या है कि हर वो चीज जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके ऊपर थोड़े चार्जेस लगाना, उससे थोड़ा पैसा कमाना। जैसे कि अगर आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा उसका पैसा दो, अगर नेचुरल पार्क में घुस के घूमने जा रहे हो थोड़ा उसका पैसा दो, हंटिंग और फिशिंग कर रहे हो किसी जगह पे उसका पैसा दो, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आप खरीद रहे हो उसका पैसा दो। बेसिकली क्या है कि हमारे देश में इन्वायरमेंटल फील्ड में डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जो लोग भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे सरकार थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एकेडमिक रिसर्च, गवर्नमेंटल सपोर्ट और पॉलिटिकल विल फॉर पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, ये इंडिया में आगे नहीं बढ़ पाया। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है? वो लोग जो कि लोकल लेवल पे इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को बचाने में लगे, कंजर्व करने में लगे, रिहेबिलिटेट करने में लगे, उनको मदद देना, उनको पैसा देना। ग्राउंड लेवल पे जो भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो भी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कंजर्व करने की कोशिश कर रहा है, उनकी मदद करना, ये होता है आपका इकोसिस्टम सर्विसेज। ऐसे लोगों को अगर हम ग्राउंड लेवल पे उनकी इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए पैसा देंगे, तो इन लोगों को एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा इकोसिस्टम को इंप्रूव करने का। अगर हम इकोसिस्टम सर्विसेज को पेड कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल पे जो लोग भी एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, उनको अगर हम अलग से पैसा देने लगो तो उनको एक्स्ट्रा पुश मिलेगा। और ये पैसा हम कहां से रिकवर कर सकते हैं? जरूरी नहीं सरकार अपनी जेब से दे। जो बिजनेसेस आसपास के इलाकों में, जो लोग रहते हैं आसपास के इलाकों में, जो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं, वो ओवरऑल पैसा देंगे। जैसे मान लो मुंबई के अंदर कोई एक फॉरेस्ट इलाका है, उस फॉरेस्ट इलाके को डेवलप करने के लिए ग्राउंड लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनको पैसा दे दो। और पैसा कहां से वसूलो? तो मुंबई के लोगों के ऊपर छोटा सा टैक्स लगा के वसूलो, क्योंकि उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से हवा साफ हो रही है, बारिश हो रही है, तो ये इकोसिस्टम सर्विस तो पूरे मुंबई के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके मैकेनिज्म को इंडिया के अंदर स्ट्रांग करने की जरूरत है। इसके बहुत से एग्जांपल्स इंटरनेशनली आपको मिल जाएंगे, जैसे वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका के अंदर द केप नेचर स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट लैंड के ऊपर। ये एक प्रकार का पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज वाला आप कह लो तरीका है। किटेंगेला केनियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लीज प्रोग्राम, ये भी ओपन इलाकों में वाइल्ड लाइफ और ग्रेजिंग ग्राउंड्स को मेंटेन करके रखता है, इवन प्राइवेट लैंड्स पे। तो ये सब क्या है? ये पीईएस प्रोग्राम है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करके जो लोग इकोसिस्टम सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, और जो इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं उनको पैसा दे रहा है। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन आगे बढ़ा, इस पर्टिकुलर फील्ड में एकेडमिक और रिसर्च आगे बढ़ी, ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे जो लोग इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं उनको एक पुश मिला, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बट हमारे देश में ऐसा बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार की पॉलिसी है वो इस इकोसिस्टम सर्विसेज की तरफ नहीं जा रही है। हम लोग लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डेवलपमेंटल बेनिफिट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक ब्लाइंड तरीके से इन्वेस्टर का पुश चल रहा है यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स आए, इंप्लीमेंट करें। ओवरऑल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि
कुछ हुआ ही नहीं है। 2019 में सरदाना स्टडी हुई थी कोदाकू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, जहां पे ये बोला गया था कि जो नेटिव ट्रीज हैं उनको कॉफी प्लांटेशंस में उगाइए, तो इससे क्या है कि ओवरऑल एक बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार के कुछ पायलट लेवल पे इंडिया के अंदर स्टडीज चली हैं, उन स्टडीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये जो ओईसीडी 2019 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस केस था, इसने बोला कि भाई बायोडाइवर्सिटी गोल्स को मीट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली बायोडाइवर्सिटी गोल्स को मीट करने के लिए भी फाइनेंशियल एलिमेंट आना चाहिए, और फाइनेंशियल एलिमेंट में इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए पेमेंट लेना और देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी के लिए नहीं हो पा रही है। अगर इंडिया ये करता है तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल मदद आएगी। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो फाइनेंस इनिशिएटिव है, वो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस को इन पेमेंट इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए मोबिलाइज कर सकता है। बहुत से एवेन्यूज खुलेंगे बाद में, लेकिन इन एवेन्यूज को खोलने के लिए पहले आपको पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए नहीं हो पा रहा है। फिर बात करते हैं कर्नाटका टेक्स्ट बुक रिवीजन एंड कास्ट बूम। भाई कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ है कि जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत रिवाइज किया गया, लेकिन ये जो रिवीजन है ये शायद बीजेपी के उल्टा पड़ रहा है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। कर्नाटका में इलेक्शन आने वाले हैं। अब नॉर्थ कर्नाटका में लिंगायत्स को तो अपनी तरफ बीजेपी ने कर लिया है, लेकिन जिन इलाकों में वोकालिगाज एक्टिव है, जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, देखा जाए तो ओवरऑल कर्नाटका में 12% वोकालिगाज है, और कर्नाटका की 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर जीतना है तो बिना वोकालिगा वोट के आप जीत नहीं सकते। लेकिन रिसेंटली टेक्स्ट बुक चेंजेस को लेके ये जो वोकालिगा कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। वोकालिगा कम्युनिटी का बोलना है कि ये जो टेक्स्ट बुक चेंजेस करके जो वोकालिगा आइकम है, नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि बेंगलुरु के फाउंडर है, इनको डिसरिस्पेक्ट किया गया है सरकार के द्वारा, ऐसा इस कम्युनिटी का बोलना है। और एक जनपित अवार्ड विनिंग राइटर है कोवेम्पू, ये भी वोकालिगा कम्युनिटी के, इनको भी डिसरिस्पेक्ट किया गया है। ये दो तीन बातें यहां पे बोली जा रही। अब कोवेम्पू को कैसे डिसरिस्पेक्ट किया गया, तो हुआ ये कि 2017 में एक कमेटी चेयरमैन रोहित चक्रवर्ती जी ने जो कोवेम्पू द्वारा स्टेट एंथम लिखी गई थी, इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब कोवेम्पू जी की बात की जाए तो पूरे कर्नाटका राज्य में इनकी इज्जत है। पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस लीडर हो, वो सब कोवेम्पू जी का आदर करते हैं। और साथ साथ ओवरऑल जो नादा प्रभु कैंपगौड़ा जी हैं, इनकी भी बड़ी इज्जत है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक रिवीजन हुआ है, उस टेक्स्ट बुक रिवीजन में कुछ ऐसे आप कह लो इंस्टेंसेस को या फिर कुछ ऐसी कहानियों को कट डाउन किया गया, जिससे ऐसा बोला जा रहा है कि वोकालिगा हिस्ट्री को कट डाउन कर रही है बीजेपी। ठीक है ना, तो अब ये चीज कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। हालांकि बीजेपी ग्राउंड लेवल पे चीजों को सुधारने के लिए वोकालिगा कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रही है। शायद बीजेपी को भी शुरुआत में इतना आइडिया नहीं लगा होगा कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तो 224 मेंबर की कर्नाटका असेंबली में 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जीतने के लिए वोकालिगा वोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट का केआरपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पे तो बीजेपी बाइपोल जीत गई थी, लेकिन आगे जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनको जीतने के लिए वोकालिगा कम्युनिटी को अपनी तरफ करना है, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज यहां पे आने वाला है। जो टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट जाती नजर आ रही है। ठीक है भाई, तो जो केपीसीसी प्रेसिडेंट है डीके शिव कुमार, जो जेडीएस लीडर है एचडी कुमार स्वामी, जो कि इस समय पे अपोजिशन में बैठे हैं कांग्रेस की तरफ से और जनता दल सेक्युलर की तरफ से, ये ओवरऑल बीजेपी की इस पर्टिकुलर आप कह लो स्टेप को, टेक्स्ट बुक रिवीजन वाले स्टेप को बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस समय पे बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में, बीजेपी भी चाहता है कि वोकालिगा कम्युनिटी का सपोर्ट उनके पास है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आगे आने वाले समय में टेक्स्ट बुक में फिर से चेंजेस किए जाए। अभी तो क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक छप गई है, तो टेक्स्ट बुक चेंजेस एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। लेट्स सी किस प्रकार का टेक्स्ट बुक चेंज आगे करती है बीजेपी। इस समय पे जो कर्नाटका की बीजेपी की सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं बीसी नागेश जी, ये पावरफुल आधी चुनागिरी मठ सियर निर्मलानंद स्वामी जी से मिले। इन्होंने बोला कि भाई हम वोकालिगा कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस जगेश, जो कि वोकालिगा के, इनको राज्यसभा की सीट दी गई। तो वोकालिगा लीडर्स को भी अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत कुछ कर रही है बीजेपी। यहाँ पे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है आर अशोक साहब, जो कि बेंगलुरु बेस्ड वोकालिगा लीडर है, इनको यहाँ पे फील्ड किया गया। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की जा रही है। ऑब्वियसली बात है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही कैंपागोड़ा नाम से है, तो मतलब ये वोकालिगा कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे दिखाता है। तो टेक्स्ट बुक चेंजेस ने जो अपोजिशन है कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, इसको मौका दे दिया है बीजेपी के खिलाफ एक ओवरऑल आप कह लीजिए एक
अपॉर्चुनिटी दे दी है बीजेपी को थोड़ा बहुत इलेक्टोरली पीछे घूमने की। अभी तो कर्नाटका की पॉलिटिक्स में बीजेपी डोमिनेंट है, लेकिन ओवरऑल ये टेक्स्ट बुक रिवीजन और वोकल लीगा कम्युनिटी की नाराजगी किस हद तक बीजेपी को भारी पड़ेगी, ये आगे आने वाले इलेक्शंस में ही पता चलेगा। फिर आगे, ब्लेयरिंग रेड ऑन द उदयपुर किलिंग। जी, उदयपुर किलिंग को लेके यहाँ पे आर्टिकल है, सरकार के अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये बोला जा रहा है कि भाई सरकार ने ओवरऑल यहाँ पे आके एड्रेस नहीं किया, कांग्रेस की तारीफ की जा रही है। उदयपुर के अंदर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से हैंडल किया, इस बात की तारीफ हो रही है, ठीक है ना। किसी प्रकार के कम्युनल दंगे नहीं फैलने दिए गए, पुलिस यहाँ पे ओवरऑल आ गया। जो वीडियो थी, इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया, लोगों को इमोशनली भड़काने की कोशिश की गई, कम्युनल दंगे फैल जाएं इस बात की यहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन नहीं फैले। सरकार ने इसको डैमेज कंट्रोल किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि मोदी जी देश को एड्रेस करें, मोदी जी ने देश को एड्रेस नहीं किया, तो इस बात के लिए जो आर्टिकल है वो मोदी जी को भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है, बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। ओवरऑल बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम्स को पनिश करने की बात करती है, इस प्रकार की बातें इस आर्टिकल में बताई जा रही हैं। तो बहुत हद तक कह सकते हो कि ये आर्टिकल जो बीजेपी की फॉलोवर्स है उनको पसंद नहीं आएगा। ये आर्टिकल बोल रहा है कि हिंदुत्व वॉयलेंस को माफ कर दिया जाता है, और किसी भी वॉयलेंस में अगर मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा टैबू बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की बातें हैं, तो इस तरह के आर्टिकल्स को आप इग्नोर ही कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आज का फाइनल आर्टिकल, मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट। आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया, और इसके लिए इंटरनेशनल बैकलिस्ट निकल के आ रहा है भाई। ये जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है अल्ट न्यूज, इसके को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर। अब मोहम्मद जुबैर ने रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट लाइव टीवी पे कुछ बोल दिया। इस बात को लेकर शायद नाराजगी हो गई, तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि 4 साल पहले के ट्वीट के लिए मोहम्मद जुबैर को यहां पे रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। हुआ क्या था कि 40 साल पुरानी फिल्म है, उस 40 साल पुरानी फिल्म की एक फोटो को यहां पे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर दिया। फिल्म में क्या था, फिल्म में कुछ ऐसा था कि एक कपल था, वो कपल एक होटल में गया। अब जब वो होटल में पहुंचा, तो पहले उस होटल के बोर्ड पे लिखा हुआ था हनीमून होटल, बाद में वो चीज हो गया हनुमान होटल। तो मतलब उस कपल को क्या लगा कि हाँ भाई, हम अब एज अ कपल हैं, शादी के बाद यहां पे आ रहे हैं, तो हम नहीं रुक सकते, क्योंकि इस होटल का नाम हनुमान होटल है। तो ये एक फोटो थी 40 साल पुरानी फिल्म की, जिसको यहां पे रीट्वीट कर दिया किसने, मोहम्मद जुबैर ने। अब इस बात को लेके यहां पे मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया गया। सबसे खास बात यहां पे यह है कि जिस ट्विटर हैंडल ने ओवरऑल मोहम्मद जुबैर की इस हरकत को पॉइंट आउट किया था, वो किसी इंडिविजुअल का ना होकर एक सुइडो ट्विटर हैंडल है, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल आर्टिकल ये बोल रहा है कि गलत तरीके से एफआईआर फाइल हुई, गलत तरीके से गलत ग्राउंड्स में मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया है, इस प्रकार से। तो भाई आप माइनॉरिटीज के राइट्स को दबा रहे हो, आप जर्नलिस्टिक राइट्स को दबा रहे हो, आप सिटीजन्स की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। यहाँ पे एफआईआर में ना सेक्शन 153 ए कोट किया गया है, ना 295 ए कोट किया गया है। अब बात यह है कि इंसल्ट टू रिलीजन वाली बात है, तो वो यहाँ पे नहीं आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है ओवरऑल। अब इंसल्ट टू रिलीजन तो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, क्या है इंसल्ट टूरिज्म, क्या है नहीं इंसल्ट टूरिज्म। हनीमून होटल को आपने हनुमान होटल करके दिखाया, तो ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो सकती है धर्म के रिस्पेक्ट से। माना कि 40 साल पहले की फिल्म का सीन है, बट जरूरी है इस सीन को आप ट्वीट करो, ये भी बहुत से लोग बोल सकते हैं। और बहुत से लोग बोल सकते हैं कि तो फिल्म का सीन है, तो इसमें मोहम्मद जुबैर क्या कर दिया उसने, अगर उसने ट्वीट कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी, आपके सोचने का तरीका, आपकी कंजर्वेटिव अप्रोच, आपकी सेक्युलर अप्रोच, आपकी सेंट्रिस्ट अप्रोच, न्यूट्रल अप्रोच, ये सब डिसाइड करेगी आपकी सोच को कि हाँ भाई जो कुछ भी आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। एक चीज एक इंसान के लिए सही हो सकती है और दूसरे इंसान के लिए पाप हो सकती है। तो ये ओवरऑल यहां पे सार हमने देखा। तो भाई अभी मैं अपना डिस्कशन यहां पे खत्म करता हूं दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है कि क्या वन लाइनर करंट अफेयर्स को भी मैं करंट और एडिटोरियल के साथ जोड़ दूं। ठीक है भाई, देखिए मेरे को तो उतना ही समय लग रहा है, अलग अलग वीडियोस बनाने में भी उतना ही समय लग रहा था, मिला के वीडियोस बनाने में इतना समय लग रहा था। आज वीडियो थोड़ी लेट हुई है मुझे पता है, कल से वीडियो को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।